सो हे एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल क्रेजी एक्सप्लेनर में। तो आज हम फिर से आ चुके हैं बुक ऑफ एस्पर का एक नया एपिसोड लेके। तो जिसने भी पिछले वाला एपिसोड नहीं देखा तो जाके पहले वो देख लो, और जिसने भी देख लिया तो शुरू करते हैं आज का ये वाला एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम ईवर को देखते हैं जो होमर की तरफ जा रही होती है, अपने ऑरा को बहुत ही इंटेंस तरीके से रिलीज करते हुए। होमर ईवर की देखकर बहुत ही चिंतित होती है और सोचती है ईवर के पास ये किस तरह की शक्तियाँ हैं। दोनों प्रतिद्वंदी अरेना में खड़े होते हैं और हमें तीनों मास्टर अपने स्थान पर देख रहे होते हैं। इसी दौरान सेक्रेडर अपनी मन ही मन सोचता है ये कितनी शांत और पूरी तरह से तैयार लग रही है। दूसरी तरफ ईवर की बड़ी बहन इवलिंग उसको देखकर अपनी छोटी बहन के लिए थोड़ी चिंतित होती है। तभी केलोंग भी ये कहता है कि मॉन्स्टर जूफन ने सच में ईवर को उसी तरह का मॉन्स्टर बना दिया है जैसे वो खुद है। लीजू होमियर को कहता है जूनियर सिस्टर तुम सावधान रहना। होमियर जवाब देती है कि ईवर उसके लिए सिर्फ एक बड़ा खतरे का कारण नहीं बल्कि उसके ज़िंदगी के सबसे बड़ा खतरा है और वो इसे ज़्यादा देर तक नहीं चलने दे सकती। फिर वो अपनी शक्तियों का अनलिश करते हुए ईवर पर एक सोल अटैक करती है। यूलिंग अपनी बहन के लिए चिंतित होती है और उसे सावधान करती है, लेकिन ईवर पूरी तरह से शांत रहती है और मुस्कुराते हुए कहती है क्या मेयर को सच में लगता है कि मैं एक रेडियम स्टेज के एक्सपर्ट को चैलेंज नहीं कर सकती। फिर हमें यूर की आंखों को दिखाया जाता है जो अचानक से नीला आग जैसे जलने लगता है, बिल्कुल ही जूफन की तरह। और हम देखते हैं कि होमियोर के पीछे वांटिंग कुनपेंग की सोल बॉडी को, और जिस वजह से उसके ऊपर एक खतरनाक सा प्रेशर का दबाव आ गया था। होमियोर इस अटैक का सामना नहीं कर पाती और दर्द में चिल्लाती है। ग्रैंड मास्टर और वेनरेबल सेक्रेडर दोनों बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और हैरान होकर सोचने लगते हैं कि क्या हो रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है होमियोर घुटने के बल गिर जाती है और उससे हिलना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो ओवर वार्मिंग प्रेशर को लड़ नहीं पाती। यूर आगे बढ़ती है और अपनी जीप को बाहर निकालती है जो कि जूफेन की निकाली आग से जल रही होती है। और सेक्रेडर ये देखकर कहता है क्या ये तो एक 9th ग्रेड की स्पिरिचुअल वेपन एन्चर्निंग सोल बीड है। ग्रैंड मास्टर और वेनरेबल बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और हैरान होकर पूछते हैं क्या एक ऐसी शक्तिवर वस्तु, एक 9th ग्रेड का स्पिरिचुअल पिल कैसे यूवर के हाथ में आ गई है। यूवर जवाब देती है ये एक रिफाइंड एन्चेंटमेंट सोल बीड है और तुम इसे किसी भी आम सोल बीड से कंपेयर करने की कोशिश भी मत करना। ये किसी भी सोल बीड से बहुत ही ज़्यादा अलग है। नॉर्मल सोल बीड सिर्फ सोल को डिफेंड करता है, मगर इसके अंदर की एक खतरनाक ऊर्जा सोल को ही डिफेंड नहीं करता बल्कि एक शक्तिवर अटैक में बदलकर दुश्मन को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देता है। इसे सुनकर तो वेनरेबल शी और ग्रैंड मास्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वेनरेबल शी मन ही मन सोचते हैं तो ये एक एडवांस लेवल का एन्चेंटमेंट सोल बीड है, पर ऐसी पावरफुल चीज़ उस नर्क चली लड़की के पास कैसे हो सकती है। इसे तो बल्कि मेरे पास होना चाहिए था क्योंकि उस लड़की के पास ये तो पूरी तरह से वेस्ट है। मेयर जो कि अब प्रेशर से मुक्त हो गई थी वो गुस्से में उठती है और कहती है ये कमीनी, ये शक्ति तुम्हारी खुद की नहीं है। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे सीधे आके लड़ाई करो। यूर फिर जवाब देती है हमारे डिमेंस गेमिंग सेक्ट में एंड ही सब कुछ जस्टिफाई करता है और जीतने वालों को ही सब कुछ मिलता है और इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता चाहे तुम रेडियम स्टेज के 4th लेयर के एक्सपर्ट हो और तुम चाहती हो कि मैं अपने डिमोनिक तेजर को फेंक दूँ। मुझे तो लगता है तुम इससे बहुत ही ज़्यादा डर रही हो। यूर के मुंह से ये सब बातें सुनकर होमियोर गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहती है धिक्कार है यूर, तुम कब से इतनी बातें करने लगी हो। होमियोर की बात सुनने के बाद यूर मन ही मन जूफेन के दिए गए सलाह को याद करती है कि गंदी से गंदी चाल चलो और शब्दों के जरिए ही अपने प्रतिद्वंदियों को तोड़ दो। वो याद करती है कि उसे अपनी ठंडी मुस्कुराहट को बदलना सिखाया गया था ताकि वो लड़ाई जीत सके और अब वो वही शब्दों को होमियोर के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। ये सब सोचने के बाद यूर फिर होमियोर को धमकी देती है एक एक करके उसकी सोल दर्द में है और उसके लिए उसके अटैक से बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा और इसी अटैक के साथ हमारा दुश्मनी यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। और इसी के साथ यूर अपने हथियार पर अपनी ऊर्जा भर के आगे बढ़ती है और जो देखकर होमियोर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि यूर अपने हथियार पर अपनी ऊर्जा को भरते हुए आगे बढ़ रही होती है।
जिसे देखकर सेक्रेटर भी मन ही मन सोचते हैं ये तो एक बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। इतने बड़ी अटैक में भी एक बहुत ही बड़ा मिस्टेक है। इस लड़की के पास सब कुछ है लेकिन एक्सपीरियंस की बहुत ही कमी है। फिर हमें हुमेर को दिखाई जाती है जो कि मुस्कुराते हुए ईवर को कहती है अब तुम्हारे सीनियर सिस्टर तुमको एक बहुत ही बढ़िया लेसन सिखाने वाली है। इतना कहने के बाद ही हुमेर ईवर की तरफ तेज़ी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है एक्यूरेसी स्ट्रेंथ से ज़्यादा मायने रखती है। चाहे तुम्हारे पास कुछ भी हो पर तुम उसे छू भी नहीं सकते। और फिर वो अपने खास अटैक फॉक्स पैंथम टेल का उपयोग करती है और 3 कोन बनाकर ईवर की तरफ हमला करती है। जबकि यूलिंग बहुत ही ज़्यादा चिंतित होती है और ईवर से कहती है वही रुको और अपने आप को डिफेंड करो। लेकिन मीवर ईवर के पीछे आ जाकर उसको कहती है अब बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी है। फिर वो ईवर से कहती है अपना एक लास्ट लेसन सीख लो। लाइफ एंड डेथ बैटल में सबको हमला और रक्षा दोनों पर बराबर ध्यान देना चाहिए पर तुमने सिर्फ अटैक पर ध्यान दिया जिससे कि मुझे तुम पर अटैक करने का मौका दे दिया। और अब तुम अपने डेजर्ट को स्वीकार करो और मुझे चैलेंज करने के लिए अपने मौत को स्वीकार करो। और इसी के साथ हुमेर ईवर पर अटैक करती है और जो देखकर ईवर हल्का सा मुस्कुराती है। जो देखकर हुमेर तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि ईवर के चारों तरफ एक गोल्डन कलर का शील्ड तैयार हो जाता है और हुमेर की सारे अटैक को बर्बाद कर देता है। पर इन दोनों की कोलिजन की वजह से यहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है और चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा लाइट फैल जाता है। तो गाइस इसी के साथ आज का हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरह से खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस। तो गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल क्रेजी एक्सप्लेनर में। तो आज हम फिर से आ चुके हैं बुक ऑफ एस्पर का एक नया एपिसोड लेके। जिसने भी पिछले वाला एपिसोड नहीं देखा तो जाके पहले वो देख लो और जिसने भी देख लिया तो शुरू करते हैं आज का ये वाला एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हुमेर को जो ईवर पर हमला कर रही होती है और कह रही होती है उसका पूरा ध्यान सिर्फ मुझे मारने पर था इसीलिए उसने अपनी रक्षा को इग्नोर कर दिया और अब मुझे ये मौका मिल गया तुम्हें मार देने का। लेकिन जैसे ही वो ये कहती है ईवर को महसूस होता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा होता है और वो धीरे से मुस्कुराती है। ये देखकर मीवर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और अचानक से हमें दिखाया जाता है ईवर के सामने एक गोल्डन रंग का शील्ड तैयार होता है और हुमेर को हमला उससे जब टकराता है जिससे बहुत ही बड़ा रोशनी निकलता है और ये रोशनी इतनी तेज़ होती है कि कैलोंग, यूलिंग और लीजू को अपनी आंखों को ढकना पड़ता है क्योंकि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। जब रोशनी धीरे धीरे ख़त्म होती है तो सब हैरान रह जाते हैं और देखते हैं कि एक गोल्डन रंग का सोल फ्रॉम का ड्रैगन शरीर हुमेर के सामने दिखाई जाती है। हुमेर ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होकर कहती है ये क्या है। दूसरी तरफ हमें सेक्रेटर को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है ये तो एक 8वें ग्रेड की डिफेंसिव डिमोनिक ट्रेजर है। इसका मतलब ये है कि ये लड़की जानबूझकर हमला करने पर ध्यान दे रही थी क्योंकि उसने अपने रक्षा के लिए सोल डिफेंस और बॉडी आर्मर के साथ कवर की थी। जूफेन जो कि एक आउटर डिसेबल है और इतना कुछ उसके लिए बहुत ही ज़्यादा है। और इतना कहने के बाद सेक्रेटर मन ही मन सोचते हैं उसकी ना ख़त्म होने वाली आइटम के बारे में जानकर तो मुझे यही लगता है कि मैं ही अभी उसे मार दूं ताकि उसके सारे आइटम्स मेरे हो जाए। दूसरी तरफ हमें ईवर का सीन दिखाया जाता है जो कि हुमेर को घबराते हुए देखकर कहती है सीनियर सिस्टर हुमेर अब आपको कैसा लग रहा है जबकि मेरी 8th ग्रेड की डिमोनिक ट्रेजर गोल्डन लुकिंग आर्मर आपको रोके रखी है और अब सिर्फ मेरी एक ही बार आपका किस्सा पूरी तरह से ख़त्म कर देगी और अब देखते हैं कि तुम मेरे इस हमले से कैसे बच सकती हो। वो अपने डैगर के साथ हुमेर की तरफ बढ़ती है। हुमेर घबराते हुए कहती है तुम जानबूझकर मुझे अपने पास आने दिया ताकि तुम अपना मुक्के हमला तैयार कर सको। लेकिन ईवर बिना कोई जवाब दिए उस पर हमला कर देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ईवर की एक ही बार में हुमेर को 2 हिस्से में काट देती है और अब जब ईवर हुमेर को 2 हिस्से में काट कर आगे बढ़ जाती है हमें हुमेर का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने आखिरी वक्त में चीख रही होती है और वो ज़मीन पर गिरकर मर जाती है। दूसरी तरफ हुमेर को ईवर के हाथों इतने ब्रूटली तरीके से मरते हुए देख गुयू और लीजू तो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और कैलोंग और यूलिंग तो बहुत ही ज़्यादा शौक रह जाते हैं। हमें वेनरेबल शी और ज्ञान मास्टर को भी दिखाया जाता है वो भी बहुत ही ज़्यादा हैरान रहते हैं। जबकि सेक्रेटर हंस कर कह रहे होते हैं अब
इनर सेक्ट चैलेंज खत्म हो गया। हमारे सेक्ट की एक इनर डिसेबल जो कि एक आउटर डिसेबल की सिर्फ एक ही हमले में मार दिया गया और ये बिल्कुल ही साफ हो गया कि वो एक इनर डिसेबल बनने की बिल्कुल ही लायक नहीं थी। और इससे अब यही साबित होता है कि वो एक इनर सेक्ट के बीच बिल्कुल ही घटिया थी। सेक्ट लीडर की बातें सुनकर वेनरेबल शी तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आते हैं और गुस्से में सिर्फ अपने दांत ही पीस रहे होते हैं। और फिर वो अब सेक्ट लीडर से कहते हैं, सेक्ट लीडर, हुमेयर की पोर स्किल की वजह से वो मारी गई। सिर्फ एक डिसेबल के हारे होने से ये नहीं कहा जा सकता कि सभी डिसेबल्स कमज़ोर है। बहुत से डिसेबल्स हैं जो कि अभी भी इलाइट डिसेबल्स बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा काबिल है। सेक्ट लीडर गुस्से में आकर कहते हैं, शर्मनाक, क्या तुम्हें लगता है कि मैं डबल ड्रैगन गैदरिंग में इन बेकार डिसेबल्स को लेकर जाऊंगा? सिर्फ टॉप डिसेबल्स को लो और बस इतना ही। फिर वो कहते हैं, इनर डिसेबल्स के ज़्यादा इंडिक्यूलिटी की वजह से ये इनर कंपटीशन का रिजल्ट पूरी तरह से ज़ीरो हो जाता है। फिर वो घोषणा करता है और अब 3 महीने बाद ये कंपटीशन दोबारा से होगा। और अब दोबारा सेक्ट लीडर के मुंह से कंपटीशन के बारे में सुनकर वेनरेबल शी तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में कहते हैं, सेक्ट लीडर। लेकिन वेनरेबल शी कुछ आगे बोल पाते तभी सेक्ट लीडर उनको टोकते हैं, कहते हैं, मुझे इलाइट चाहिए, आधे में काटे हुए लूजर्स नहीं। और अब सेक्ट लीडर के मुंह से ये सब बात सुनने के बाद वेनरेबल शी मन ही मन सोचते हैं, सेक्ट लीडर ने अपना मूव चल दिया है। वो डिसेबल के बीच कंपटीशन के माध्यम से इलाइट डिसेबल के बीच के हितों के बारे में जानना चाहता है। मैं तो सेक्ट लीडर के चाल के सिर्फ और सिर्फ एक विक्टिम थी और उसके अलावा उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी। मुझे तो अब 3 महीने बाद के कंपटीशन के बारे में डर लग रहा है, पता नहीं ये कौन सा चाल चलेगा। और जैसे जैसे सेक्ट लीडर को हम खेल खेलने के लिए और भी ज़्यादा मौका देंगे, हमारे लिए चीज़ें बिल्कुल भी सेफ नहीं रहेंगी। वेनरेबल शी ये सब सोच ही रहे होते हैं कि हमें दिखाया जाता है हिमियर के मास्टर मतलब सेकंड एल्डर हुमर की हालत देखकर उसको पुकार रहे होते हैं। सेकंड एल्डर की हालत को देखकर वेनरेबल शी उसकी तरफ देखते हैं और चिल्लाकर ईवर को कहते हैं, आउटर सेक्ट डिसेबल ईवर, तुमने जब इनर सेक्ट डिसेबल हुमर को हरा दिया तब तुम भी अब इनर सेक्ट डिसेबल बन चुकी हो। तो तुम बताओ, तुम किसे अपना मास्टर बनाना चाहती हो और कौन सा मास्टर और वेनरेबल उसको अपने डिसेबल के रूप में देखना चाहता है। वेनरेबल शी के इतना कहते ही बहुत सारे एल्डर और वेनरेबल तुरंत नीचे ईवर को घेर लेती है और उनमें से एक एल्डर कहता है, ईवर, मैं बहुत दिनों से तुम जैसी एक डिसेबल को ढूंढ रहा था। और दूसरा वाला एल्डर कहता है, एल्डर यांग, सभी लोगों को अपनी तरफ मत खींचो, मुझे भी ये लड़की बहुत ही पसंद आई और मैं भी चाहता हूँ ये लड़की मेरे साथ जाए। फिर तीसरा वाला कहता है, तुम सबको लगता है कि तुम्हारे पास अपना अपना दुनिया है और ये तुम्हारे साथ जाएगी, पर नहीं, ये मेरे साथ जाएगी। ये सब कुछ हो रहा होता है कि सेक्ट लीडर अपने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहता है, इसे क्या लगता है कि इस लड़की को इनर सेक्ट डिसेबल को हराने के लिए बहुत ही सालों से बहुत ही प्यार से रखा गया है और अब इसे इनर सेक्ट में फेंकने और मेरे से अलग करने का प्लानिंग हो रहा है ताकि मैं अपने सारे वर्थ को खो दूँ। ये सब कुछ कितना ज़्यादा फनी है। वैसे भी ये डिसेबल्स मेरी नहीं बल्कि जूफेन का है। वैसे भी जूफेन के तरीके बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और ये सब मन ही मन सोचने के बाद सेक्ट लीडर वहाँ से बिना कुछ कहे जाने लगता है और सेक्ट लीडर को जाते हुए देखकर वेनरेबल शी मन ही मन सोचते हैं, क्या ये लड़की अब उसकी मोहरा नहीं है क्या और उसके अदर प्लान है? और ये सब सोचने के बाद वेनरेबल शी सेक्ट लीडर से कहते हैं, सेक्ट लीडर, यहाँ पर बहुत सारे मास्टर्स हैं जो ईवर को अपना डिसेबल बनाने के लिए अपना अपना इंटरेस्ट दिखा रही है और ये सब डिसाइड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और जैसे कि हुमेयर मारी जा चुकी है और सेकंड एल्डर का फेवरेट डिसेबल उनसे हार चुके हैं, तो ईवर को उनका डिसेबल बनाने से उनका दुख शायद थोड़ा सा कम होगा। वेनरेबल शी की बातें सुनने के बाद सारे के सारे एल्डर उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम सरे हुए लोग, तुम सीधा सीधा मेंशन कर रहे हो कि तुम सारा कुछ अपने पास रखना चाहते हो। फिर दूसरा वाला भी कहता है, हाँ, दिलों को जोड़ने वाला नाटक इस सेकंड एल्डर कितना बड़ा कमीना है। और क्या तुमको उसके चेहरे में कोई भी घाव नज़र आ रहा है? फिर हमें यूलिंग को दिखाया जाता है जो कि गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहती है, मैंने अपने चेहरे पे बिच्छू का टैटू बनाया था क्योंकि मैं इस बुरे बास्टर से बचना चाहती हूँ। क्या अब ईवर तुम्हारा भी हालत मेरे जैसा होने वाली है? यूलिंग ये सब सोच ही रही होती है कि उसके पीछे से एक एल्डर सामने आता है और वेनरेबल शी से कहता है, वेनरेबल शी, आप बिल्कुल ही गलत कह रहे हैं। इस इनर सेक्ट कॉम्पिटिशन में किसी को भी ग्रजेस रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और एक बार आप जब इस रिंग में प्रवेश करते हो तो इसमें इमोशन की कोई भी जगह नहीं है क्योंकि इस रिंग में लाइफ एंड डेथ एक ही बार में तय हो जाती है। हम सब यहाँ पे एल्डर्स और वेनरेबल्स हैं और हम सब अगर बच्चों की फेथ की आदी हो जाए तो हम सब उनकी केयर कैसे कर पाएंगे? और अब वहाँ पे इस एल्डर को आते हुए देख यूलिंग तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है
क्योंकि और वो कोई नहीं बल्कि यूलिंग की मास्टर है। और वो आगे कहते हैं जबकि यूलिंग मेरी डिसेपल है और ईवर उसकी सिस्टर है, तो अगर वो दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो उनकी फ्यूचर बिल्कुल ही लिमिटलेस होगा और वो दोनों मिलके डबल ड्रैगन गैदरिंग में एक ग्लोरी को अचीव करेंगे। और उन एल्डर की बातें सुनकर सेकंड एल्डर गुस्से में चिल्लाते हैं और कहते हैं, वेनरेबल भाई, क्या आप मुझसे एक डिसेपल के लिए लड़ना चाहते हैं? वेनरेबल भाई भी कहते हैं, मैं सिर्फ सेक्ट के फीचर के बारे में सोच रहा हूँ और एक फैक्ट के बारे में बोल रहा हूँ। और वैसे भी अगर मैं तुमसे कम्पीट करती हूँ तो तुम क्या मुझसे कम्पीट कर पाओगे? तो वेनरेबल भाई के मुंह से ये सब बात सुनकर सेकंड एल्डर तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। फिर वेनरेबल शी वेनरेबल भाई से कहते हैं, वेनरेबल भाई, अब एक वेनरेबल है और आप एक एल्डर से नहीं लड़ सकते। और वेनरेबल शी के ऐसा कह देते ही और एक एल्डर को दिखाया जाता है जो कि आगे आता है और कहता है, क्या ये मैं भी नहीं कर सकता? क्या वेनरेबल शी आप भी ऐसा नहीं करते? और इस मास्टर को आते हुए देखकर केलोंग भी उसको ग्रीट करते हैं क्योंकि वो केलोंग का मास्टर होता है। और उसको देखकर वेनरेबल शी बिल्कुल ही खुश नहीं होते हैं। फिर वेनरेबल शी कहते हैं, वेनरेबल की, क्या आप भी अपना एक्शन दिखाना चाहते हैं? तो गाइस इसी के साथ आज का हमारा ये वाला एपिसोड पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो गाइस मेरा को थोड़ा सा बुखार है तो मेरे आवाज़ थोड़ी सी दबी हुई है। तो गाइस वीडियो कैसे लगे, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस मिलते हैं फिर से कोई नए वीडियो पे। बाय बाय गाइस। तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल क्रेजी एक्सप्लेनर में। तो आज हम फिर से आ चुके हैं बुक ऑफ एस्पर का एक नया एपिसोड लेके। तो जिसने पिछले वाला एपिसोड नहीं देखा तो जाके पहले वो देख लो, और जिसने देख लिया तो शुरू करते हैं आज का ये वाला एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वेनरेबल शी जो शॉक में आगे देख रहे होते हैं, उसके सामने वेनरेबल की खड़ा होता है जो कि क्विलन का मास्टर होता है। वेनरेबल की ज़ोर से हंसता है और कहता है, क्या तुम मुझे बता रहे हो कि मैं भी ये नहीं कर सकता? वेनरेबल शी, पर तुम भी तो यही करते हो ना हमेशा। ये बातें सुनते ही वेनरेबल शी गुस्से में उसकी तरफ घूरता है और कहता है, वेनरेबल की, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम भी अब एक्शन लेने वाले हो? वेनरेबल की हंसते हुए कहता है, ये लड़की सच में बहुत ही प्रतिभाशाली है, मैं भी इसे चाहता हूँ। ये सुनते ही वेनरेबल शी अपने दांत कस लेते हैं। दूसरी तरफ हमें सेक्रेटरी को दिखाया जाता है जो कि मन ही मन सोच रहे होते हैं। आधिकारिक के रैंक में वेनरेबल की और वेनरेबल भाई तीसरे और चौथे स्थान पर आते हैं। अगर दोनों एक साथ हो गए तो वेनरेबल शी को पीछे ढकल सकते हैं, पर आखिर कोई तो है जो इन लालची लोगों के सामने खड़ा हुआ। फिर सेक्रेटरी बोलते हैं, बस करो ये सब, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम सब इस लड़की को अपने नीचे रखना चाहते हो, लेकिन किसी ने पूछा कि इस लड़की को मर्जी क्या है? इस जैसी प्रतिभा को बर्बाद करना हमारे संप्रदाय के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। फिर सेक्रेटरी यूर की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है कि इनर सेक्ट डिसेबल के रूप में तुम्हें एक व्यक्तिगत गुरु की ज़रूरत है। बताओ, तुम इनमें से किसको अपने मार्गदर्शक के रूप में देखना चाहोगी? यूर ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। वो चुपचाप बस खड़ी होती है। और दूसरी तरफ हमें उसकी बहन यूलिंग को दिखाया जाता है जो उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा चिंता में पड़ जाती है और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक रहस्य भरी टेलीपोर्टेशन आवाज़ यूर के कान में घुसती है और उसे कहती है, छोटी लड़की, अगर तुम जीना चाहती हो तो तुरंत लेबोरेटरीज में वापस चले जाओ। इन 3 महीनों की ट्रेनिंग के बाद तुम्हें समझ आ गया होगा कि एक शक्तिशाली व्यक्ति को कभी भी भीख नहीं मांगता। यूर धीरे से जवाब देती है, हाँ, पर तुम कौन हो? लेकिन इससे पहले कि कोई उसे जवाब मिले वो आवाज़ गायब हो जाती है। गाइस कमेंट करके बताओ कि ये आवाज़ किसकी हो सकती है। तो अभी लाइन पे आते हैं। यूर सब कुछ सोचती है और अपने हाथों की तरफ देखती है और महसूस करती है कि उसने पिछले 3 महीनों में कितनी शक्ति प्राप्त की है। फिर उसे समझ आ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। वो फिर सेक्रेटरी की तरफ देखती है और कहती है, सेक्रेटरी, मैंने अपना फैसला ले लिया है, कृपया मुझे लेबोरेटरीज में डाल दीजिए। यूर के मुंह से लेबोरेटरीज वापस जाने की बात सुनकर यहाँ पे मौजूद सारे के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा शौक रह जाते हैं। इनमें से कुछ पूछता है, क्या मैं सही सुन रहा हूँ? तभी दूसरा एल्डर कहता है, ये लड़की क्या कह रही है? फिर तीसरा एल्डर कहता है, अभी अभी क्या मैंने सही सुना? क्या उसमें सच में लेबोरेटरीज वापस जाने की मांग की? सेक्रेटरी भी बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और हैरान होकर यूर से पूछती है, यूर, क्या तुम इस फैसले को लेकर बिल्कुल निश्चित हो? एक बार अगर तुम वहाँ चली गई फिर वापस ऊपर उठना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसी खाई है जहाँ से तुम्हें रेंगते हुए बाहर निकल आना तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यूर धीर आवाज़ में जवाब देती है, सेक्रेटरी,
मैं लेबरविस वापस जाना चाहती हूँ और मुझे इस फैसले पर कोई अफसोस नहीं होगा। सेक्रेटर भी उसकी धीरता को देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक रह जाते हैं और खुश होकर कहता है, ठीक है, जब तुमने फैसला ले लिया है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। आज से तुम एक लेबर डिसेबल हो, तुम अभी जा सकती हो। सेक्ट लीडर के मुंह से ये सब बात सुनकर वेनरेबल शी तो बहुत ही ज़्यादा शौक रह जाते हैं और चिल्लाते हुए सेक्ट लीडर से कहते हैं, सेक्ट लीडर, हम इस प्रतिभा को इतनी आसानी से कैसे बर्बाद होने दे सकते हैं। तभी सेक्ट लीडर धीरे से कहता है, उसने सेक्ट की मदद करने के बजाय लेबर ऑफिस को चुना है, तो तुम मुझसे विनती करके क्या करवाना चाहते हो। अगर हमने उसे फोर्स करके यहाँ रुका तो उसके लिए और ज़्यादा नुकसान करेगा और अब से वो एक लेबर डिसेबल है और इस वक्त से तुम मुझे उस लड़के के पीछे जाते हुए मत दिख जाना। और अगर तुम्हारे पास बर्बाद करने के लिए इतना ही वक्त है तो बेहतर होगा कि आप इस वक्त को 3 महीने बाद होने वाले कंपटीशन के ऊपर ध्यान दें। ये आपके और आपके डिसाइपल्स के लिए एक बहुत ही बड़ा चांस है, वरना ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ी हानि हो सकती है। इतना कहते ही सेक्रेटर वहाँ से हल्का सा मुस्कुराते हुए बिना कुछ कहे जाने लगते हैं। सेक्रेटर को जाते हुए देखकर वेनरेबल शी भी कुछ नहीं कह पाते और वहाँ पे खड़े रहते हैं। वेनरेबल शी मन ही मन सोचते हैं, सेक्रेटर ने इसे इतनी जल्दी वापस भेज दिया, क्या वो सच में इसे एबंडन करने वाले हैं या फिर इसके पीछे कोई और गहरा सा राज छुपा है। इतना कहने के बाद ही वेनरेबल शी ग्रैंड मास्टर की तरफ देखते हैं। फिर ग्रैंड मास्टर गुयू को कहते हैं, गुयू मेरे साथ आओ। फिर ग्रैंड मास्टर और गुयू वहाँ से चले जाते हैं। ग्रैंड मास्टर को जाते हुए देख वेनरेबल शी भी लीजू को कहता है, लीजू मेरे साथ आओ, और लीजू भी वेनरेबल शी के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर हमें यूलिंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी बहन के लिए परेशान होते हुए उससे कहती है, पागल लड़की, तुम वापस से क्यों उस कच्चे बड़ी जगह पर जाना चाहती हो, जबकि मैं भी वहाँ से बड़ी मुश्किल से वापस आ पाई हूँ। यूलिंग की बात सुनकर ईवर उससे कहती है, मुझे उस जगह से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पूरा विश्वास है मैं उस जगह पर और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगी। क्या तुमने अभी नहीं देखा कि मैंने हुमेर को कैसे मार डाला और उससे अपना सारा बदला ले लिया है। ईवर के मुंह से ये सब बात सुनकर यूलिंग अपनी मन ही मन कहती है, हाँ उसने बिल्कुल सही कहा, एक इलाइट डिसेबल बनने के अलावा उस लड़के जूफेन के पीछे खड़े होना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। यूलिंग की इतना सोचते ही हमारा सीन यहाँ से चेंज होता है और हमें दूसरा सीन लेबर ऑफिस का दिखाया जाता है, जहाँ पर जूफेन वापस आता है और वापस आकर एल्डारियन को कहता है, एल्डारियन मैं वापस आ चुका हूँ। एल्डारियन भी मुस्कुराते हुए उसको स्वागत करते हैं और उससे कहता है, स्टीवर्जू क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें उस कब्रिस्तान में थोड़ा और रुकना चाहिए था। एल्डारियन की बातें सुनकर जूफेन अपना झाड़ू रखता है और जवाब देता है, मुझे सिर्फ 1 महीने के लिए वहाँ पर भेजा गया था, पर मैंने अपनी मर्जी से वहाँ पे 3 महीने रुका, तुम्हें लगता है कि मुझे वापस नहीं आना चाहिए था। जूफेन की बात सुनकर एल्डारियन हंसते हुए कहते हैं, स्टीवर्जू ऐसा तो मत कीजिए, वैसे भी अब वो दोनों तो आपको भगवान की तरह मानने लगते हैं। भले ही मेरी कल्टीवेशन बहुत ही लो हो, पर मेरे इन भूरे अड्डियों के अलावा मेरे पास 2 आंखों की प्यार है जो सब कुछ देख सकता है। वैसे भी आप बहुत ही शक्तिशाली हो और जब वो दोनों वापस इनर सेक्ट में चले गए हैं तो लेबर ऑफिस में आपसे बड़ा और कोई नहीं है। एल्डारियन की बातें सुनकर जूफेन एल्डारियन से उस चाय के कप को ले लेता है जो कि उसके लिए बना रहे थे। फिर वो कहता है, अरे नहीं, मैं तो सिर्फ अपने रास्ते पर चल रहा हूँ और इसीलिए एल्डारियन आप ही यहाँ अकेले होंगे जो इस लेबर ऑफिस का इंचार्ज होगा, और यही बेहतर होगा कि इस लेबर ऑफिस को आप अकेले हैंडल करें, और अगर आपको कोई समस्या आए तो मैं हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार रहूँगा। जूफेन की बातें सुनकर एल्डारियन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, स्टीवर्जू आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, आपने मुझे फिर से महत्वपूर्ण महसूस करा दिया, शायद अब यह बुढ़ा शरीर थोड़ी इज्जत पा सके जिसका वो हकदार है। तो अब एल्डारियन की बातें सुनकर जूफेन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और फिर मन ही मन सोचता है, चाहे हम एल्डारियन को ज़्यादा वक्त से नहीं जानता, फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ही पुराने दोस्त हैं जो कि कई वर्षों से एक दूसरे को जानते हैं। वे एक ऐसे व्यक्ति है जो कि ट्रस्ट के लिए वर्दी है, फ्रेंडशिप के लिए वर्दी है और रेस्पेक्ट के लिए भी वर्दी है। जूफेन ऐसा मन ही मन सोच ही रहा होता है, तभी एल्डारियन हंसते हुए कहता है, स्टीवर्जू आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। फिर जूफेन मन ही मन फिर से सोचता है, एल्डारियन से बातें कर कर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा कुछ हासिल कर लिया है और इससे पहले मैंने कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया है। तो गाइस इसी के साथ आज का हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरह से खत्म हो जाता है। वीडियो कैसे लगे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।